ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर द ग्रेट वॉरियर ह्यूरॉन को देखते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीडर होती है। और तर यहाँ पर भी बहुत ही ग्रेट वॉर लड़कर आई थी अपने आर्मी के सामने। उस समय उसके दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे होते, लेकिन असल में यहाँ पर वो दोनों उसके रियल ब्रदर्स नहीं थे, वो बोले भाई थे जिसने यहाँ पर उसे अडॉप्ट किया हुआ था। वो लोग यहाँ पर यूरान को थैंक यू बोले थे, उन्हें एक न्यू जिंदगी देने के लिए और इस पूरे की पूरे कम्युनिटी के लिए फाइट करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर एक एरो यूना को आकर लगती है, जहाँ पर यूरा उसे निकाल कर फेंक देती है। लेकिन जब वो फेंकती है तब वो तुरंत ही एक मॉडर्न एरा में ट्रांसफर हो जाती है। और ये यूना का नाम फिलहाल यहाँ पर जेनी होता है, जो कि कंफ्यूज थी कि आखिर ये कहाँ पर आ गई है। एंड इस समय यहाँ पर जेनी के सामने होते एक प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर को जैसे वो जेनी को देखते वो समझ जाते कि तुम जरूर यहाँ पर क्लास एफ की न्यू होमरूम टीचर होगी। तो मैं तुम्हें एज अ प्रीवियस टीचर बस एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस क्लास के बच्चे बच्चे नहीं है, जीते जाते शैतान है। अगर तुम पहले दिन रिजाइन कर लोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। माना पहले मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम तुम अपनी लाइफ को सुख और शांति से जी तो पाओगी। ऐसा बोलकर तो यहाँ से वो भाग जाता है। और जेनी यानी कि हमारे यूरा को अभी भी पता नहीं चल रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। एंड यहाँ पर बाद में जेनी का ध्यान चला जाता उन सभी बच्चों पर जिन्होंने यहाँ पर इस एंटायर क्लासरूम को एक गार्डन बना कर रखा होता है। कोई मेकअप कर रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई जिम कर रहा था, कोई तो यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जेनी का सर चकराने लग जाता है। और तब यहाँ पर जेनी यानी कि हमारी हीरा को समझ आता है कि वो यहाँ पर मॉडर्न एरा के एक प्रोफेसर की बॉडी के अंदर आ चुकी है, जिसका नाम जेनी है। और उसका टास्क यही है जहाँ पर उसे इस एंटायर बैच को सीधा करना है। अब वो चली जाते उस इंसान के पास यानी कि उस स्टूडेंट के पास जो कि डंबल्स उठा रहा होता है। लेकिन जो काम करने में उस स्टूडेंट को बहुत मेहनत लग रही थी, जेनी तो वो काम यहाँ पर एक हाथों से कर लेती है और बहुत इजीली, जहाँ पर वो स्टूडेंट की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह दूसरा स्टूडेंट चाय बना रहा होता है, तो जेनी उसे वहां से उठने के लिए कहती है और खुद में जाती है चाय बनाने के लिए। एंड यहाँ पर तो वो चाय बनाने में सबसे ज्यादा महान थी, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि बेस लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे जाना है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो उसे मेकअप भी आता है। ऐसा माना जाए तो जेनी यहाँ पर ऑलराउंडर होती है। सभी लोग यहाँ पर जेनी के इस बिहेवियर से थोड़े हैरान थे कि आखिर ये पहली टीचर है जो कि यहाँ पर इनके कामों में इन्हें पर्सनली आकर मदद कर रही है। वही दूर से यहाँ पर चली जाती है सभी क्लास वाले के सामने। वो अपना नाम यहाँ पर बोर्ड पर लिखती है और सभी लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है एज उनकी न्यू क्लासरूम प्रोफेसर। इतने में यहाँ पर वो चाहती थी कि क्लास की अब शुरुआत हो और सभी लोगों का टाइम पास खत्म हो गया, तो वो लोग यहाँ पर फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दे। ये बात सुनते यहाँ पर हम देखते हैं ज़ांग को, जो कि क्वेश्चन करना शुरू कर देता कि पढ़ाई करने की हमें क्या जरूरत है। ऐसे भी मैंने सुना है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो नौकरी मिलती है उसके सैलरी के यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 3-4 नंबर तक जाते हैं। इतना तो मैं यहाँ पर एक दिन में उड़ा देता हूँ। ऐसे भी मेरे घर वालों की पूरी चाय की कंपनी है, मैं यहाँ पर उनका बिजनेस इनहेरिटेंस करने वाला हूँ क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। और यहाँ पर जेनी उसे कहते कि तुम और एक्सपर्ट, अभी मैंने यहाँ पर आकर देखा जहाँ पर तुम्हें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पता था और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर चाय बनाने में एक्सपर्ट हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे डैड का बनाया हुआ बिजनेस होगा बहुत बड़ा, लेकिन जिस दिन तुम उसे इनहेरिटेंस करोगे उस दिन जरूर वो धंधा चौपट होने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर ज़ांग की बोलती बंद हो जाती है और वह चुपचाप नीचे बैठ जाता है। वही दूर से यहाँ पर होती है शिया, जो कि मेकअप कर रही थी। तब यहाँ पर उसे बता रही थी कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की जरूरत हम जैसी वुमन को बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारी वुमन के लिए ब्यूटीफुल फेस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हम ब्यूटीफुल दिखेंगे तो हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा हैंडसम हस्बैंड मिल सकता है, जिससे हमारी लाइफ यहाँ पर सेट हो सकती है। जेनी उसे कहने लग जाती कि माना कि यहाँ पर ब्यूटीफुल फेस वुमन की पहचान होती है, लेकिन भूलो नहीं कि मेन से ज्यादा इंटेलिजेंट वुमन होती है। और ऐसे भी एक पति मर जाएगा तो दूसरा हैंडसम पति कहाँ से मिलेगा। तो हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखना। रही बात यहाँ पर मेकअप करने की, तो वो जरूर हर किसी को करना चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अपने फेस को एक कैनवस समझकर ड्राइंग करना तो गलत बात है। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके मेकअप स्किल्स का मजाक उड़ाती है, जहाँ पर मिनी की भी बोलती बंद हो जाती है। एंड इतने में यहाँ पर जिन खड़ा हो जाता है। वो सब से कहते हैं कि लगता है आपको पता नहीं है, ये क्लास एफ है, यहाँ पर कोई टीचर 1 या 2 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है, और अगर टिक भी गया तो हमारी मर्जी से टिकता है, जहाँ पर हर दिन हम उसे अपने दोस्तों की तरह बुली किया करते।
तब यहाँ पर जेनी उसे कहते कि अरे वाह, ये तो तुम मुझे नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्यों ना हम यहाँ पर बेट लगाए। मैं यहाँ पर बेट लगाती हूँ कि इस क्लासरूम में मैं 3 दिन से ज़्यादा टिकने वाली हूँ। अगर नहीं टिकी तो चली जाऊंगी, और अगर टिक गई तो फिर तुम सभी को स्टडी करना होगा, वो भी मेहनत लगाकर। जिस बेट को लेकर यहाँ पर वो उनसे हाँ कहने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर स्टूडियस लियो को देखते, जिसका पढ़ाई में तो बहुत मन लगता है, बिकॉज एंटायर क्लास टाइम पास कर रही थी और वो मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा था। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो पढ़ाना शुरू कर देती है, जहाँ पर जिन अपने डेस्क के नीचे से एक रियल स्नेक निकाल कर उसके ऊपर फेंकने लग जाता है। सभी को लग रहा था कि अब तो ये पक्का यहाँ से भागकर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो स्नेक यहाँ पर जेनी के पास पहुँचता है, जेनी तो एकदम शांति से उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है, जो चीज़ यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को शॉक कर देती है। तब जेनी उसे कहती कि अरे, लगता है तुम्हें यहाँ पर छोटे मोटे मजाक करना बहुत पसंद है। वो यहाँ पर उस स्नेक को लेकर चली जाती है जिन के पास, बिकॉज जिनको ये क्वेश्चन था कि आखिर यहाँ पर वो स्नेक जेनी को बाइट क्यों नहीं कर रहा, और जेनी उससे बता रही होती क्योंकि उसे यहाँ पर स्नेक के साथ खेलना बहुत पसंद है और उसे पता है कि स्नेक को कैसे यहाँ पर पकड़ा जाता है। जैसे ही वो स्नेक को लेकर यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स के साथ जाती है, वो सभी के सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते, बिकॉज उन्हें स्नेक से डर जो लगता है। जेनी बोलते कि मैं तो यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने वाली थी, बट आई थिंक मुझे ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट चेंज करना होगा, क्यों ना हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़े और स्नेक के अंदर के इंटेस्टाइन का पता लगाए। ऐसा बोलते हुए बड़ा सा स्टील का स्केल अपने हाथों में उठाते हैं, और उसके स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे होते कि वो स्टील का स्केल एज अ स्वॉर्ड वर्क कर रहा था, और वो स्नेक को बीच में से कट कर देती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर शिव को वॉमिट फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। वही लियो को तो यहाँ पर इस प्रोफेसर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, बिकॉज उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पर जेनी निकलती है। अब जिन भी तो यहाँ से फ्लेक्स करते हुए बाहर की ओर जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पर जेनी आकर यहाँ पर उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि विदाउट प्रोफेसर परमिशन तो बाहर नहीं जा सकते, और मेरी क्लास के टाइम तो बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जिन क्लियरली कह देता कि परमिशन लेने वाला और परमिशन देने वाली अब होती कौन है, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं अंदर बाहर करता रहूंगा। तब यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स एक एक कर यहाँ पर जिन की तो कंटिन्यूसली तारीफ कर रहे थे कि जिन के पास यहाँ पर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसका एक पंच ही काफी होता है लोगों को नॉक डाउन करने के लिए। अब जेनी सोचती कि अच्छा तो लगता है मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर विद इन सेकेंड्स उसे जमीन पर लटा कर रख देती है, जिसे देखकर एक बार फिर से सभी के होश उड़ जाते। जिन उससे कहने लग जाता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे डैड यहाँ पर इस कंट्री के कितने बड़े मेयर है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जेनी बोलती कि जरा एक बात बताओ, जाकर दादा से कंप्लेन कब करोगे, जब यहाँ से उठ पाओगे ना, क्या तुम उठ भी पा रहे हो। और जिनको रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी, और वो यहाँ पर घबराने लग जाता है, जहाँ पर जेनी फिर उसकी मदद करती है उठने में, और फिर भी वो धमकी देने लग जाता है। जेनी बोलती कि आज के लिए बस इतना ही काफी होगा, आई होप तुम लोग यहाँ पर और ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करो, बिकॉज यहाँ पर फंसते तुम सभी चले जाओगे। ऐसा बोलकर वो क्लास को डिसमिस कर वहाँ से चली जाती है, एंड यहाँ पर सभी लोग होते जो कि जिनको प्रवोक कर रहे थे कि अब तुम क्या करोगे। जिन कहते कि वही जो मुझे करना चाहिए, और वो इस टीचर को सबक सिखाना। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते क्लास के नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर अब जिन उस केक के अंदर चारकोल पाउडर डाल रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें नहीं लगता चारकोल पाउडर के बदले हमें यहाँ पर रेड चिली का पाउडर डालना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि अरे इतना जल्दी थोड़ी ना, पहले देखो कि जैसी वो केक खाएगी उसके मुंह से यहाँ पर ब्लैक ब्लैक धुएं निकलने लग जाएंगे, एम्बैरेस होकर तो वो यहाँ से जरूर भाग जाएगी। जिसके बाद में क्लास की शुरुआत होती है, जेनी वहाँ पर आ जाती है, एंड यहाँ पर वो उस केक को लेकर जेनी के पास जाता है, बड़े ही इनोसेंट बनकर कि कल जो मैंने किया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए आज मैं यहाँ पर अपने इग्नोरेंस को लेकर केक लेकर आया हूँ। जैसे ही जेनी यहाँ पर उस केक के प्लेट को नोटिस करती है, उसे यहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक निशान दिख जाते हैं, और वो समझ जाती है कि इसने कुछ तो गड़बड़ की है। तो वो उसे कहती कि अच्छा तुमने इतना प्यार से केक लाया है, तो क्यों ना इस केक को सबसे पहले तुम टेस्ट करो। और ऐसा बोलकर केक ही पूरा उसके मुँह पर लगा देती है, जहाँ पर अब जिन के मुँह से ब्लैक धुएं निकल रहे थे, और सभी सेंस ऑलमोस्ट हंसने लग जाते हैं, जहाँ पे वो सभी को गुस्से में घूरने लग जाता है। जेनी बोलते कि अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने मेरी एडवांस से मदद कर ली। आज मैं पेंटिंग सिखाने वाली थी और मुझे इतने सारे कलर्स मिल गए, चलो अब यहाँ पर इस कैनवस को पकड़कर खड़े रहो। जिनको और गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये होती कौन है मुझे ऑर्डर करने वाली, एंड वो अपने फ्रेंड को बुलाता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो लोग दोनों साइड से कैनवस को पकड़ कर रखते हैं। यहाँ पर जेनी सोच रही होती कि इतने में उसका दोस्त जेनी के ऊपर इंक डालने वाला था,
लेकिन जेनी को यहाँ पर सेंसेस बहुत अच्छे से फील होता है। वो पहले ही दूर हट जाती है और वो गिर जाता है यहाँ पर जिन के ऊपर। सभी लोग यहाँ पर जिन के ऊपर हंसने लग जाते हैं। जिन यहाँ पर उनसे कहता है कि हंसना बंद करो। जनी बोलते कि मुंह बंद रखो, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर वो विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर एक बहुत ही बखूबी सा स्केच बनाती है, जिसे देखकर सचमुच एंड जेन्युइनली सभी के सभी स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते कि इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा और इतना ब्यूटीफुल सा स्केच कैसे क्रिएट कर सकता है। जनी यहाँ पर उन सभी लोगों को 1 मंथ का टाइम देती है उस स्केच को यहाँ पर सबमिट करने के लिए, बिकॉज वो जानती है कि बिगनर्स के लिए स्केच को सबमिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर क्लास को डिसमिस करके वो वहाँ से चली जाती है। उसका फ्रेंड जिनसे कहता है कि लगता है हमें हार माननी पड़ेगी, ये टीचर इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। जिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने इस टीचर को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था, अभी तो मेरा रियल सेल्फ दिखाना बचा है, अभी मैं इसे बताता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्लास होता है आर्चरी वाला क्लास, जहाँ पर तो जिन को पता था कि वो इस चीज़ में मास्टर है और उसे कोई नहीं हरा सकता है। पर दूसरे यहाँ पर जेनी उन सभी को बता रही होती है कि आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को आर्चरी का बेसिक बताने वाली हूँ, बिकॉज एक दिन में यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सुनते यहाँ पर जेनी कुछ चाव मारना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर साफ साफ कहिए कि आपको आर्चरी कैसे करना है वो पता ही नहीं है, इसलिए आप सभी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देना चाहती हैं। जेनी बोलती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिन उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है, ये कहते हुए कि देखो, माना कि आप यहाँ पर बहुत कम समय में स्केच कर सकती है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आर्चरी यहाँ पर हर किसी के बस की बात हो। जेनी से समझाते कि देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ, अगर मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजा है स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट को भी, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये भी मुझे आता होगा। बट जिनको लग रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स कर रही है और टींगे मारने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे कहते कि क्यों ना हम यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन करके देखें, 3 बार कंटिन्यूसली रो में टोटल स्कोर जो सबसे ज्यादा करेगा वो विनर होगा। जेनी उसे मना करती, लेकिन फिर वो जानबूझकर सभी स्टूडेंट्स को पूछ रहा था कि तुम सभी बताओ, क्यों ना एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन हो जाए, बिकॉज हमें भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पर टीचर से हम सीख रहे हैं या फिर हमसे टीचर सीख रही है। सभी लोग चेयरअप करना शुरू कर देते एंड जेनी को कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में होती नहीं है, बिकॉज वो जब से 4 साल की थी तब से यहाँ पर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते आ रही है, उसे ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, तो ये चीज़ें तो उसके खून खुद में बसती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस वो को देखना शुरू कर देती है, बिकॉज यहाँ पर पास्ट लाइफ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा एडवांस। जिन कहने लग जाता कि क्यों पहली बार उससे हाथ में पकड़ रही हो, अगर चाहो तो मैं यहाँ पर शुरुआत जरूर कर सकता हूँ। जेनी बोलती कि क्यों नहीं, तुम्हें शुरुआत कर दो, बेहतर होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो एरो से पार्क करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसके स्कोर 9, 10 और 10 होते हैं। सभी लोग तो यहाँ पर जिन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी लोगों को 100% बिलीव था कि जिन इस कंपटीशन को जीतने वाला है, कोई इसे टक्कर दे ही नहीं सकता है, बिकॉज 9, 10, 10 से अच्छा स्कोर आज तक उन्होंने देखा ही नहीं था। और फिर यहाँ पर बारी आ जाती है जेनी की, जहाँ पर वो तीनों एरो को एक साथ उठाती है एंड उठाकर थोड़ा और दूर खड़ी होती है। अब सभी लोगों को समझ आ जाता है कि इतनी दूरी से 10 तो स्कोर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या पता यहाँ पर एरो उस एम को लगे भी ना, और ऐसा कर सभी लोग जेनी का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जेनी यहाँ पर तीनों एरो को एक साथ लेती है, जिसे देखकर यहाँ पर जिन को लग रहा था कि ये क्या, इसने एक साथ तीनों एरो को हैंडल कैसे किया। बट उन सभी को लगता है कि नहीं, बस हैंडल क्या, शॉट तो आगे जाने ही नहीं वाला है। लेकिन वो एक साथ तीनों एरो को छोड़ती है, जहाँ पर उसके तीनों के तीनों पॉइंट्स 10 आते हैं, और ये देखकर एक बार फिर से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिनको लगने लग जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हारूंगा, जरूर यहाँ पर इस बोया एरो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो वो लेकर खुद ब खुद चेक करने लग जाता है, और वो ऐसा चेक करता है कि वो एरो उसी के ऊपर गिरने वाली थी, वो भी बहुत ही स्पीड है। जहाँ पर जेनी उसे धक्के मारकर दूर करते यहाँ पर अपने स्टंट एंड मूव सिखाते हुए उस एरो को पकड़ लेती है, और बस यहाँ पर वो एरो को पकड़ती नहीं है बल्कि यहाँ पर एम कर फेंकती भी है। जिसके बाद में यहाँ पर उससे जिन जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की, तुम्हें हर चीज़ में नीचा दिखाने की, यहाँ पर आपको हर चीज़ में हराने की, तो फिर आखिर आपने मुझे यहाँ पर सेव क्यों किया। जेनी का एक ही रिस्पॉन्स होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भले यहाँ पर मुझे इंसल्ट करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन यहाँ पर वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं लेट को कर सकती। और ऐसे भी अब 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जहाँ पर तुम बेड को हार चुके हो, विच मीन्स अब बेड के हारने के अकॉर्डिंग
तुम सभी को यहाँ पर एक साथ मिलकर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को लेकर तो यहाँ पर जिन प्रॉमिस भी करना शुरू कर देता है और वो सभी स्टूडेंट को एक साथ बुलाता है ताकि यहाँ पर सभी लोग शांति से बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अब यहाँ पर लेक्चर के एंड होने पर शिया तो हैरान थी कि अचानक से यहाँ पर इस जिन का मन क्या बदल गया। अब वो जैसा बोलेगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। जैंग बोलते कि देखते हैं, ऐसे भी रोज सुने नहीं कॉलेज आने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे को, जहाँ पर जैंग जो है वो स्पेशली एकदम मोटे ब्लॉक वाला डोर इंस्टॉल कर रहा होता है। जिन यहाँ पर उसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। जैंग बोलता है कि बस देखते रह जाओ। जो लॉक हो जाता है वही दूर से यहाँ पर जेनी आती है और डोर खटखटाती है बट कोई ओपन नहीं करता। जिन ओपन करने वाला था बट यहाँ पर जैंग उसे रोक देता है, कहता है रुको तो जरा देखने दो कि आखिर मैम आज पढ़ा भी पाएंगे या फिर नहीं, क्या वो क्वालिफाइड भी है हमें पढ़ाने के लिए। जिनको पता होता है कि ये बात गलत है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोफेसर को टेस्ट कर लिया है, तब ऐसा करने की जरूरत है भी नहीं। जेनी समझ जाती कि लोग अभी भी मेरे पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं एंड उसके लिए यहाँ पर एक हल्का सा टच ही काफी होता है उस डोर को तोड़ने के लिए। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जैंग कहते कि व्हाट इफ यहाँ पे किसी स्टूडेंट को नुकसान पहुंच जाता, तब आप क्या करती। जेनी बोलती कि तुम क्या 5 साल के बच्चे हो। दरवाजा ओपन करने के लिए मैंने नॉक किया था, किसी ने नॉक सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो वो दूर हट गया होगा। तो मुझे पता है कि डोर के पीछे कौन था कौन नहीं था। रही बात तुम्हारी, तो अगर तुम डोर के सामने भी होते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर यहाँ पर उन सभी को बैठने के लिए कहते हैं, क्लास की शुरुआत कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर क्लास एंड होने पर वो सभी लोगों को असाइनमेंट्स देती है, जिसे करने से तो यहाँ पर जैंग मना कर देता है। जेनी बोलती है कि मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रही हूँ, तुम सभी को यहाँ पर असाइनमेंट दे रही हो, विच मीन्स नेक्स्ट लेक्चर तक वो हो जाना चाहिए। अगर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं उसका पर्सनली डील कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में केओस मचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है एंड सभी से यहाँ पर जिन कह रहा था कि अगर ऐसा देखा जाए तो प्रोफेसर जेनी बुरी नहीं है। ये बोलते हैं यहाँ पर शिया कहते कि देखो अगर तुम्हें उस वुमन की गुलामी करनी तो तुम करो, हमें इन सब चीज़ों में मत घसीटो। जिन समझ जाता कि इन्हें समझा कर कुछ मतलब नहीं है, वो बाहर चला जाता है एंड यहाँ पर शिया जैंग से पूछ रही थी कि अब वो लोग क्या करेंगे। जैंग कहते कि अब तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और इस टीचर को समझाना होगा कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती है। शिया बोलते कि व्हाट इफ तुम यहाँ पर अपने डैड को बुलाओ तो तुम्हारे डैड तो यहाँ पर तुम्हारा साइड जरूर लेंगे। बट यहाँ पर जैंग को पता होता है कि अगर उसके डैड आए और उसके डैड को पता चला कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है तो उसे बहुत सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए वो डैड को नहीं बुला सकता। वो कहता कि नहीं डैड तो सेकंड ऑप्शन है, देखना क्लास छुटने के बाद जब मेरा बॉडीगार्ड मुझे पिक करने आएगा तब मैं उस बॉडीगार्ड को एक ऑर्डर दूंगा, फिर देखना वो कैसे मेरे उस ऑर्डर को फॉलो करता है। ये सारी बातें यहाँ पर बाहर खड़े होकर जिन सुन लेता है और वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर अब उसकी प्रोफेसर जेनी के साथ कोई भी गलत चीज़ हो, इसलिए यहाँ पर वो सोचते कि शायद से मुझे जाकर प्रोफेसर को ऐसा कुछ बताना चाहिए या फिर मुझे जाकर तुरंत ही और डायरेक्टली जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्लास के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी जा रही होती है लाइब्रेरी की ओर और उस समय वहाँ पर जिन आ जाता है। जेनी जिन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी यहाँ पर लेक्चर्स के बाद मुझे मिल रहा हो। तब जिन कहते कि देखिए मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कल के दिन आप यहाँ पर स्कूल मत आइए। ये सुनकर जेनी कुछ समझती नहीं है एंड इतने में यहाँ पर सामने से ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आना शुरू कर देते। तब जिन यहाँ पर समझ जाता है कि खतरा शुरू हो चुका है। वो यहाँ पर जेनी को अपने पीछे रखते हैं, कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन सभी लोगों के लिए इनफ हूँ। जेनी बोलते कि हाँ लेकिन तुम एक अकेले हो और वो इतने सारे, क्या तुम उन्हें डिफीट कर पाओगे। वो कहते कि क्यों नहीं, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है अपने प्रोफेसर जेनी को प्रोटेक्ट करते हुए, उन सभी को पीटते हुए। एंड तभी यहाँ पर धीरे धीरे बेचारे की पावर लूज होती जा रही थी। लेकिन जब जेनी यहाँ पर जाकर उनसे फाइट करती है तब यहाँ पर तो जिनका मन करता है कि वो जेनी को अपनी मास्टरी बना दे ताकि जेनी यहाँ पर उसे अच्छी अच्छी ये सभी चीज़ें सिखा सके। वो उसे कहते कि देखो छुट्टी लेना या ना लेना मेरे ऊपर है, मैं तो कल यहाँ पर लेक्चर ज़रूर लेने वाली हूँ और सभी के असाइनमेंट्स चेक भी करने वाली हूँ। वही दूसरे हम यहाँ पर क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग प्रोफेसर जेनी का वेट करते और समय यहाँ पर शिया जैंग से कहने लग जाती कि लगता है यहाँ पर हमारा आइडिया काम आ चुका है। एंड तब यहाँ पर जैंग सभी को खुशखबरी देना शुरू कर देता है। ये कहते हैं कि मेरे बॉडीगार्ड्स ने उस प्रोफेसर को बहुत अच्छे से मजा चखाया होगा, विच मीन्स अब से हम आज़ाद हैं और हमें यहाँ पर हमारी लिबर्टी और फ्रीडम वापस मिल चुकी है। शिया यहाँ पर हंसने लग जाती है और सभी से कहते हैं कि देखना जरूर किसी हॉस्पिटल में बैठकर वो बेचारी प्रोफेसर डर रही होगी और रो रही होगी,
लेकिन जनी आते हुए कहती कि कौन रो रहा होगा, कौन डरा होगा। जनी को एकदम फिट एंड फाइन देखकर तो वो हैरान हो जाते हैं एंड फिर यहाँ पर वो लेक्चर शुरू करती है और फाइनली लेक्चर खत्म हो जाता है। जहाँ पर जाने से पहले मुझसे कहते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तो मुझे लेक्चर आने से रोक नहीं सकते हो, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। जैंग और शिया दोनों कंफ्यूज थे कि यहाँ पर जनी ने आकर क्लास लिया और क्लास लेने पर जब वो आई थी तब उसके फेस या बॉडी पे खरोच भी नहीं थे, विच मीन्स यहाँ पर तुम्हारे बॉडीगार्ड किसी काम के नहीं है। जैंग कहते कि लगता है यहाँ पर कम बॉडीगार्ड्स भेजे होंगे और पुलिस आ गई होगी शायद इस वजह से। शिया बोलते कि छोड़ो बॉडीगार्ड्स को, अपने डैड को क्यों नहीं बुला लेते हो। वो कहते कि तुम्हें तो पता ही है कि डैड कितना बिजी होते हैं, मैं काम करता हूँ, आज घर जाकर उनसे बात कर लूंगा, मैं उन्हें इस तरीके से कॉल करके डिस्टर्ब जो नहीं कर सकता। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जैंग के घर का सीन, जहाँ पर हम उसके डैड और उसकी मॉम को देखते हैं। उस समय वहाँ पर जैंग आता है जहाँ पर उसके डैड उसे देखकर चिल्लाता है कि आज तो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास था, तुम इतना जल्दी घर पर कैसे आ गए। जैंग बोलता है कि अब मुझे मेरे घर पर आने के लिए सुनना पड़ेगा और ये मेरा घर है, जब मर्जी दबाओ, आखिर आप मुझे ऐसे नहीं चिल्ला सकते। ये सुनकर अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और तब यहाँ पर उनकी वाइफ उन्हें शांत करने लग जाती है, जहाँ पर जैंग तो अपनी मम्मा को ग्रीट बिल्कुल नहीं करता। इसी बात को लेकर उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं। तब जैंग उनसे कहते कि आप क्या चाहते हैं कि जो लड़की मुझसे 3 साल उम्र में बड़ी हो मैं उसे दीदी बोलने की जगह माँ बुलाऊं, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है। ऐसा बोलते यहाँ पर तो अंकल का सर घूम जाता है, उन्हें और गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। तब यहाँ पर वो लड़की उन्हें शांत कराती है तो कहा कि यहाँ पर बेबी डर ना जाए, और तब यहाँ पर जैंग को पता चलता है कि उसकी सो कॉल्ड स्टेप मम्मा तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। वो अपने डैड के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि आपने तो मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं आपका इकलौता बेटा रहूँगा और आज यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे। अंकल कहते कि तो क्या करूँ, तुम जरा से भी एम्बिशियस नहीं हो, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये बिजनेस में तुम्हारे हाथों छोड़कर तो नहीं जा सकता, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। जैंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इतने में यहाँ पर उसकी स्टेप मम्मा कहने लगे थे कि देखो जैंग, तुम्हारे डैड गलत कहाँ बोल रहे, ऐसे भी तुम सचमुच बहुत बिगड़े हुए हो, आखिर कौन यहाँ पे बॉडीगार्ड्स को भेजता है अपनी क्लासरूम टीचर को मारने के लिए। और ये सब बोलकर तो यहाँ पर वो आग में घी लगाने का काम करने लग जाती है, जहाँ पर अंकल को और गुस्सा आता है और वो यहाँ पर जैंग को और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैंग कहने लग जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर आपको तो अपना डैड कंसिडर भी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। ऐसा बोलकर जब वो जा रहा होता है तब उसकी स्टेप मॉम उसे रोकती, बट वो उनसे अपने आप से दूर हटाता है और उसकी स्टेप मॉम तो ऐसा गिरते कि ऐसे यहाँ पर जैंग ने इतना जोर से धक्का मारा कि जैसे वो पहाड़ों से गिर गई हो। इस चीज को देखकर अंकल यहाँ पर जैंग पर चिल्लाने लग जाता है। अंकल अपने डैड को एक्सप्लेन भी करते कि उसने उन्हें धक्का नहीं मारा, पर वो फिर भी उसकी बातों को नहीं सुनते और खुद ब खुद उसे यहाँ पर घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद यहाँ से वो चला तो जाता है, यहाँ पर वो ऐसा करी थी कि ऐसे यहाँ पर उसने कुछ किया ही ना हो। नेक्स्ट डे यहाँ पर जनी क्लासरूम में सिखा रही होती है, उस समय वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और जनी को बाहर बुलाते हैं। तब यहाँ पर शिया सोचती कि जरूर यहाँ पर जैंग ने कुछ ना कुछ तो किया होगा और अब यहाँ पर जनी को सचमुच निकाल दिया जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जैंग के डैड को, जो कि यहाँ पर जनी से कह रहे थे कि जैंग को बाहर बुलाओ। जनी बताते कि माफ करेगा, आपका बेटा आज यहाँ पर स्कूल नहीं आया है। ये सुनते यहाँ पर अंकल को हैरानी होती है, बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि जैंग नहीं आया होगा। तो वो प्रिंसिपल से कहते कि आज उसने लीव लिया और मुझे पता भी नहीं है। प्रिंसिपल जनी से पूछते, जनी कहते कि पता है ना, इसलिए बता रही, उसने मुझे यहाँ पर एक स्लिप दे रखी है। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम उनकी यहाँ पर क्लास टीचर हो और एक स्लिप को बिना रेक्टिफाई किए यहाँ पर तुमने मान लिया कि उसने छुट्टी ले ली है। शिया यहाँ पर आवाज़ को सुनकर बाहर की ओर आती है और अंकल से कहते कि अंकल मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है। वो क्या है ना, हम में से कोई भी स्टूडेंट हमारे न्यू होमरूम टीचर को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर जैंग का मन कैसे लगता होगा। और वो जानबूझकर ये सब कुछ बोल दिया था कि जैंग के डैड को गुस्सा आ जाए कि टीचर्स की वजह से उसका बेटा स्कूल यहाँ पर और वो टीचर को ही फायर करते हैं। जनी कहते कि अच्छा अगर ऐसी बात हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैंग को अलग से घर पर कॉलेज कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझसे पहले आने के पहले यहाँ पर वो बहुत बार एब्सेंट हो चुका है। तो वो किसकी रीजन की वजह से था शिया, क्या तुम मुझसे एक्सप्लेन करना चाहोगी। शिया की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। वो कहते कि देखिए आप यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, आप बच्चों को मारती भी हैं जिस वजह से बच्चे आपसे डरते और क्लास में आना नहीं चाहते।
प्रिंसिपल कहते कि जेनी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम स्टूडेंट्स को मारती हो। जेनी क्लियरली कह देती कि मैंने आज तक किसी के पर हाथ नहीं उठाया। शिया बोलती है झूठ मत बोलो, तुमने जिनको उस दिन उठाकर जमीन पर पटक दिया था वो क्या था। एंड प्रिंसिपल जाकर यहाँ पर जिनको बाहर की ओर बुलाते टेस्टिफाई करने के लिए कि ये सब कुछ सच भी है या फिर नहीं। बाहर आकर यहाँ पर प्रिंसिपल सच सच यहाँ पर जिनको सभी बातें बताने के लिए कहते, जिनको पता होता है कि वो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी पता थे कि अगर वो आज अभी यहाँ पर अग्री करता है तो फिर जेनी को निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो झूठ बोलने का सोचता है। लेकिन तब तक यहाँ पर जेनी खुद ही कन्फेस कर देती कि हाँ गिराया है मैंने। ये सुनते यहाँ पर प्रिंसिपल कहते कि ठीक है, अब जब तुमने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया तो फिर स्कूल से तुम्हें जरूर फायर किया जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर मैंग आ जाते हैं जो कि जिनके डैड एंड प्रेसिडेंट होते। मिस्टर मैंग को देखते सभी लोगों ने बड़े अच्छे से ग्रीट करते। वो कहते कि जेनी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, मेरा बेटा यहाँ पर शिद्दत से 2 दिन से कंटिन्यूसली पढ़ रहा है और उसी चीज के लिए आज मैं यहाँ पर प्रोफेसर जेनी को थैंक यू बोलने के लिए वो भी पर्सनली। और तर यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते जहाँ पर वो तो जेनी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए हुए थे। जेनी कोई भी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं प्रोफेसर हूँ और मेरा काम ही है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे नॉर्मल जॉब एंड पर्पस के लिए मुझे यहाँ पर कोई स्पेशल गिफ्ट्स मिलने चाहिए। मिस्टर मैंग को यहाँ पर जेनी का ऑनेस्टी देखकर बहुत अच्छा लगता है। तब यहाँ पर शिया कहने लगे थे कि ले लेना चाहिए, ऐसे भी यहाँ पर होम रूम टीचर से फायर होने के बाद कौन सी जॉब बचेगी। मैंग प्रिंसिपल से कहने लग जाता है कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ, तुम अभी भी यहाँ पर प्रोफेसर जेनी को फायर करना चाहते हो। प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। एंड उस समय यहाँ पर वो उसे बता रहे होते कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मिस्टर मैंग कहते कि देखो सोच रहे हो तो अभी बता दो, मुझे 1 सेकंड का भी टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज अगर यहाँ से प्रोफेसर जेनी शिफ्ट हो रही है तो मैं भी अपने बच्चे को इस पूरे स्कूल से निकाल रहा हूँ। और ध्यान रहे, एक बार मेरा बच्चा निकल गया ना तो एक क्लासरूम तक या एक डेस्क भी नहीं बचेगा बच्चों को बैठने के लिए, फिर देख लो कि तुम क्या करते हो। ये सुनते ही तो यहाँ पर प्रिंसिपल डर के मारे मना करता है, कहते कि मैं क्यों प्रोफेसर जेनी को निकालूंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि प्रोफेसर जेनी को आगे के इंटर्नशिप के मंथ्स कैंसिल कर उन्हें परमानेंट टीचर ही बना देता हूँ, बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर मैंग कहते कि सही है। एंड वो यहाँ पर जैंग के डैड से कहते कि देखिए हमें यहाँ पर प्रोफेसर जेनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैंग के डैड कहने लगे थे कि मिस्टर मैंग क्या कहूँ मैं, आपका बच्चा पढ़ने लायक है, मेरा वाला तो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, 1 नंबर का निकम्मा है और पूरा दिन टाइम पास करते रहता है। तब जेनी यहाँ पर जैंग के डैड को यही समझाती है कि वो आपका बेटा है, अगर आप यहाँ पर अपने बेटे को डिमोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगी नहीं पढ़ने की और ना ही जीने की। ये सुनकर जैंग के डैड को गुस्सा आता है कि मैं एक डैड और तुम मुझे सिखा रही हो कि डैड कैसे बनते। जेनी बोलती कि आई थिंक आपको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। एंड वो यहाँ पर अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहती है। और यहाँ पर वो एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पर अलग अलग हर्बल रखी जाती और उस समय यहाँ पर वो वही काम कर रहा था जहाँ पर जैसे उसके डैड उसे देखते उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता और वो जैंग को वहाँ से चलने के लिए कहते और माफ़ी मांगने के लिए कहते। जैंग क्लियरली कहते थे कि जब गलती मैंने कुछ की ही नहीं है तो मैं माफ़ी किस बात की मांगू। इसी बात को सुनकर तो यहाँ पर अंकल का बहुत गुस्सा आ जाता है, उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और आर्ग्यूमेंट इतना हीटेड हो जाता है कि अंकल गुस्से में आकर बर्तन फेंक कर उसे मारने वाले थे। बट यहाँ पर जेनी उन्हें रोकती है एंड कहती कि अगर आप यहाँ पर अपने बेटे को वेस्टफुल डस्टबिन बुला रहे तो वो एक ट्रैश बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उसके डैड कहते कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तब वो उन्हें बताते कि देखिए आप यहाँ पर अपने बच्चे को कैरेक्टर समझते, एक अनयूजफुल बच्चा समझते, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ कि बिकॉज यहाँ पर मुझे जैंग के पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही जैंग अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है बिकॉज उसके खुद के डैड उससे भरोसा नहीं करते और उसके प्रोफेसर से भरोसा करती है। तब यहाँ पर जेनी के अकॉर्डिंग फिर उसने अच्छी सी टी को ब्रू किया तो फिर अंकल को जैंग से माफ़ी मांगना पड़ेगा उनके हर्टफुल सेंटेंसेस के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर जैंग कामयाब नहीं हुआ तो जैंग प्रॉमिस करता है कि वो घर जाकर यहाँ पर अपनी स्टेप मम्मा से माफ़ी मांगेगा। जिसके बाद में यहाँ पर पहले दिन को याद करता है जैसे यहाँ पर जेनी ने उसे सिखाया था, यानी कि सिखाया नहीं था बट उसने किया था एंड यहाँ पर जैंग ने ऑब्जर्व किया था। तब यहाँ पर वो सेम टेक्निक के साथ वर्क करता है एंड अपने डैड को यहाँ पर टी देता है, जिसे यहाँ पर पीने पर अंकल समझ जाते कि उनका बेटा तब यहाँ पर मास्टर बन चुका है ब्रूइंग टी में। अब अंकल इसके पहले अपने बेटे को अप्रिशिएट कर सके बाहर टूट पड़ता है, यानी कि यहाँ पर उन्हें उनकी वाइफ को कॉल आ जाता है जो कि रोते रोते उन्हें बता रही होती कि उनका मिसकैरेज हो गया। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल का जो गुस्सा गया था चाय पीने पर वो सब कुछ डबल होकर रिटर्न आता है
अंकल को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है एंड वो उसे लेकर घर जाना चाहते थे। जैंग क्लियरली कह देता है कि मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था, अगर वो गिरी है तो खुद ब खुद गिरी है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर अंकल उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते एंड जेनी को पता था कि जैंग यहाँ पर इतना भी बदतमीज दिल का नहीं है जहाँ पर वो इतना सीरियस हरकत करेगा और वो उस पर अभी भी ट्रस्ट कर रही होती है। वही तो हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके स्टेप मम्मा उन सभी का इंतजार कर रही होती है। जैसे वो अपने हस्बैंड को देखती है वो रोते हुए यहाँ पर बहुत माफ़ी मांग रही थी और सारा का सारा इल्ज़ाम और ब्लेम अपने पर लगा रही थी। वो इसलिए था कि ऐसे लगी कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और वो एक बार भी यहाँ पर जैंग को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रही है। तब यहाँ पर जैंग सभी बातें बोलता है उसे बहुत हर्ट होता है बिकॉज उसके खुद के डर उससे भरोसा नहीं कर रहे थे एंड यहाँ पर जेनी को अब जाकर समझ आता है कि आखिर यहाँ पर जैंग किसी पर बिलीव या ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा था और साथ साथ वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था बिकॉज आज तक उसे पता ही नहीं कि केयरिंग प्यार और ये सारी चीज़ें होती क्या है। इतनी कम उम्र में उसे अपने खुद के घर में ये सब कुछ कहना पड़ रहा है और सहना पड़ रहा है जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ है। जैंग यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने लग जाता है और अपने डैड को बता रहा होता है कि उसने उन्हें धक्का नहीं मारा, तो फिर प्लीज़ उसे इन सभी चीज़ों के लिए ब्लेम ना कीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है। गुस्से में आकर तो उसके डैड उसी को थप्पड़ मारने वाले थे बट यहाँ पर जेनी बीच में आ जाती है एंड जैंग से कहते कि फिक्र मत करो, आज मैं यहाँ पे बता कर रहूँगी कि तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्यों ना मैं एक बार खुद चेकअप करके देखूँ कि यहाँ पर मिसकैरेज हुआ भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉल्स मिसकैरेज है। तभी यहाँ पर अंकल पूछते कि क्यों तुम्हें मेडिसिन आता है, तब उन्हें बताते कि हाँ मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में सारी नॉलेज है, मैं पल्स चेक करके बता सकती कि अंदर क्या चल रहा है। अब तो यहाँ पर ये आंटी यानी कि सो कॉल स्टेप मदर डरना शुरू कर दी थी पर कैसे उसे पता है कि उसने जो प्रेगनेंसी वाली बात अपने हस्बैंड को बताई है वो एकदम से झूठ है, विच मीन्स अगर यहाँ पर जेनी को सचमुच मेडिसिन आता होगा तो वो पकड़ी जाएगी क्योंकि उसने प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला था, इसलिए वो मना कर देती है। ये कहते हुए कि अब जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए, ऐसे भी मेरे डॉक्टर ने कहा है मुझे आराम करने के लिए। जेनी बोलती कि मैं तुम्हें इंजेक्शन थोड़ी नहीं दे रही हूँ, बस हाथ को टच करूंगी एकदम हल्का सा और चेक करूंगी, इसमें क्या ही जाता है। यानी यहाँ पर वो घबराने लग जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड कहते कि ये क्या तुम घबरा क्यों रही हो, तो वो उसे कहती कि अरे अभी अभी मिसकैरेज हुआ ना इसलिए बस मैं यहाँ पर नर्वस हूँ। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है इस उम्मीद में कि जेनी को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जेनी पल्स एंड एवरीथिंग देखकर समझ जाती है कि सब कुछ तो नॉर्मल है। ऐसा पल्स किसी मैरिड वुमेन यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन या मिसकैरेज वाली वुमेन का तो हो ही नहीं सकता। तब वो यहाँ पर उन्हें बता दिया कि प्रीवियसली वो फॉल्स प्रेगनेंसी थी, असल में यहाँ पर आपकी वाइफ कभी भी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनते यहाँ पर अंकल कहते कि बकवास करना बंद करो, हम हॉस्पिटल्स में इतनी बार चेकअप करने के लिए गए हैं, हमें पता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इन बातों से तो यहाँ पर वो भी एग्री करना शुरू कर देती है और वो कहने लग जाते कि हमने तो बहुत बार टेस्ट रिजल्ट्स भी देखे और मैं सच में प्रेग्नेंट थी, लगता है यहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक रही होगी। जेनी कहने लग जाती कि लगता है यहाँ पर प्रेगनेंसी की वजह से आप पर बहुत स्ट्रेस आ रहा होगा ना, मैं समझ सकती हूँ। अंकल बताने लगते थे कि सही कहा, वो ल्यूकीमिया वाले मेडिसिन भी लिया करती थी। और ये सुनते यहाँ पर वो उन बातों से भी एग्री करने लग जाती है। जेनी बोलते कि अरे वाह प्रेग्नेंट और ये बात भी नहीं पता है कि डेली ल्यूकीमिया वाला मेडिसिन लेने से मिसकैरेज अपने आप हो सकता है। ये सुनती है वो समझ जाते कि अब सारा इल्ज़ाम उसके खुद पर आ जाएगा, विच मीन्स जैंग की गलती तो है नहीं। और जेनी बोलती कि अब बिलीव हो गया कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, या फिर मैं यहाँ पर रियल डॉक्टर्स को बुलाकर शुरुआती चेकअप कर रहा हूँ। ये सुनने पर यहाँ पर वो बहुत कोशिश करती है अंकल को इस बात को बिलीव दिलाने की कि ये सब कुछ फेक है, तो मैं मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। पर अंकल समझ जाते कि इस लड़की ने जानबूझकर उन्हें यहाँ पर फेक प्रेगनेंसी की बात बताई थी। जैंग अब यहाँ पर अपने डैड से कहते कि अब तो आप समझ गए ना कि मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था और मैंने यहाँ पर उन्हें धक्का भी नहीं दिया था। और अंकल को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उन्होंने यहाँ पर अपने खुद के बच्चे पर बिलीव करने की बजाय किसी और भी एक आउटसाइडर के ऊपर बिलीव किया एंड यहाँ पर वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल देते। अब ये लड़की यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रही होती कि जैंग और ये टीचर मिले हुए, पर जानी तभी बोल देती कि देखो गलती से भी यहाँ पर एक स्टूडेंट और प्रोफेसर का जो रिलेशन है उसे खराब करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हारी पास्ट चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है।
और जब अंकल को समझ आता है कि प्रेगनेंसी तो के पास एक बहाना था इस घर पे मैरिज सर्टिफिकेट लाने का, ताकि वो सभी असेट्स को ओन कर सके। इतने में यहाँ पर जेनी जैंग को इशारा करती है और जैंग यहाँ पर अपने डैड के लिए एक अलग सी ब्रूइंग टी लेकर आता है, जिसे पीते ही यहाँ पर अंकल की तो आंखें खुल जाती। उन्हें बिलीव नहीं रहा था कि उनका बेटा इतना ब्रिलियंट वर्क भी कर सकता है। और तब यहाँ पर वो उन्हें बता रहा होता है कि जेनी ने सबसे पहले आकर उसे यही चीज़ दिखाई थी, जिसे देखने पर ही वो सीख चुका था। और रही बात अंकल को बहुत अच्छे से समझ आती कि उनका बेटा बहुत टैलेंटेड है, कि देखने से ही सीख जा रहा है। जेनी यहाँ पर फिर बाद में अंकल के साइड से और जैंग के साइड से एक दूसरे की स्टोरी उन्हें बताते हुए समझा रही होती कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत है, वरना आप लोग एज अ फादर और सन एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आगे जाकर निभा सकते। और इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर तब जैंग और उसके डैड का रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो चुका था। और इस चीज़ का शुक्रगुजार जैंग है अपने प्रोफेसर जेनी को लेकर। पर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे के लेक्चर को, जहाँ पर मिनी चली जाती है जैंग के पास में। और जैंग तो इस बार प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर आया था। श्रेया उसे कहते कि देखा, जरूर यहाँ पर आज वो टीचर नहीं आएगी, तुम्हारे डैड ने उन्हें बड़े अच्छे से सबक सिखाया होगा। जैंग यहाँ पर से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता और जैसे ही वहाँ पर जेनी आती है वो उसके पास चला जाता है। जिनको लगने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर सारा का सारा गुस्सा जैंग पर्सनली यहाँ पर जेनी पर निकालेगा, इसलिए यहाँ पर जेनी को कोई भी फिजिकल हर्ट ना हो वो चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। और जिन पर उसका हाथ पकड़कर जैंग को चिल्लाता है कि तुम टीचर पर हाथ नहीं उठा सकते। तब यहाँ पर जैंग उसका हाथ हटाकर उसके सिर्फ शोल्डर पर से कचरा हटाकर एकदम से पो डाउन करके यहाँ पर जेनी के प्रीवियस चीज़ों के लिए और सभी चीज़ों के लिए उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। ये चीज़ को तो देखकर जिन भी हैरान था और सबसे ज़्यादा तो शिया हैरान थी। एंड वो यहाँ पर जेनी से प्रॉमिस करता है कि वो अब से पढ़ाई में अपना कंप्लीट मन लगाएगा और एक बेटर स्टूडेंट बनकर दिखाएगा। जिसके बाद वो सभी से भी यहाँ पर सेम बातें करता है। शिया गुस्से में यहाँ पर जैंग को सुनाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जिन को जो कि यहाँ पर शिया को समझा रहा था कि देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ वरना कहीं देरी ना हो जाए। तुम जैसे यहाँ पर प्रोफेसर जेनी को समझती हो वो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत डिफरेंट और बहुत काइंड हार्टेड एंड हम्बल पर्सन है, जो कि हमारी टीचर बनना डिजर्व करती है एंड हमारी रिस्पेक्ट भी डिजर्व करती है। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर आगे जाकर कोई कांड ना करो तो, और अभी से समझ जाओ तो। शिया यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करती कि ऐसे यहाँ पर उससे जिनकी कोई भी बातों को सुना ही ना हो और वो उसे इग्नोर करने लग जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के वॉशरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर दूसरी क्लास की लड़ियाँ क्लास एफ की प्रोफेसर के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से जैंग ने भी सरेंडर कर दिया। ये सुनते ही यहाँ पर नैन्सी आ जाती है क्लासरूम में, स्पेशली जैंग के लिए। तब यहाँ पर प्रोफेसर नैन्सी से कहते कि देखो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है। नैन्सी कहते कि हेलो, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। एंड जैंग यहाँ पर नैन्सी पर चिल्लाता है प्रोफेसर से इतना डिसरिस्पेक्टफुल बात करने के लिए। तभी यहाँ पर नैन्सी बोलती कि मैं भी इस क्लास में बैठकर पढ़ना चाहती हूँ, और वह यहाँ पर दूसरे डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। जेनी अपने लेक्चर की शुरुआत करती है एंड यहाँ पर नैन्सी जिनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तब यहाँ पर जैंग बात नहीं कर रहा था तो उसे गुस्सा आ रहा था कि न जाने यहाँ पर इस टीचर ने कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया कि जैंग मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। और वही दूसरा शिया समझ जाती है कि एक और अलायंस आ गया है, यानी कि एक और लड़की जो कि यहाँ पर इस प्रोफेसर को हेट करती है और उसकी मदद भी कर सकती है इस प्रोफेसर को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालने की। वही दूसरी यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाता है, क्लास डिसमिस हो जाता है, जिसके बाद में वहाँ से जेनी तो चली जाती है। और जब यहाँ पर जैसे ही नैन्सी जैंग से बात करने जाती है, जैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स जाते हैं, तब यहाँ पर शिया उसे समझा रहे थे कि देखो ये सब कुछ इस प्रोफेसर की वजह से हो रहा है, अगर वो प्रोफेसर ही यहाँ नहीं रहेगी तो फिर तो जैंग तुम्हारी सभी बातें मानेगा। एंड यहाँ पर तो नैन्सी शिया की बातें में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि सारी की सारी जड़ की फसाद से और सिर्फ ये प्रोफेसर है, लगता है इसे यहाँ पर अपने मुट्ठी में बांध कर रखना होगा। एंड वो यहाँ पर उसके साथ प्लानिंग करना शुरू कर देती है। कुछ क्लासमेट्स होते हैं जो कि उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, बट वो लोग अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बेचारे बाकी के लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाते। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जेनी क्लासरूम के अंदर जाने वाली थी, तब यहाँ पर जैंग पूरी कोशिश करता उन्हें रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाता। तब वो यहाँ पर खुद बीच में आ जाता है और वो बाल्टी का सारा पानी गिर जाता है यहाँ पर जैंग के ऊपर। जेनी जाकर यहाँ पर उसे चेंज कराने के लिए बोलती है एंड यहाँ पर वो शिया को और नैन्सी को वार्निंग देती है। शिया से कहती है कि नैन्सी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, तुम सभी को मैंने इक्वली 3 दिन का वक्त दिया था मुझे यहाँ से बाहर निकालने का,
और बेड के अकॉर्डिंग तुम हार चुके हो, तो अभी भी टाइम है, मन लगा कर पढ़ाई कर लो, वरना इन दी एंड रोते मत रह जाना कि फेल क्यों हो गए और ये रिपीट क्यों करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर नैन्सी होती कि जो कि यहाँ पर जेनी के सामने से बिल्कुल नहीं हटती है, जेनी के कहने पर वहां से जाती है एंड शिया तो बाद में यहाँ पर उसे और प्रवोक करना शुरू कर देती है। एंड उस समय यहाँ पर तो शिया नैन्सी के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज शिया को पता होता कि नैन्सी के घर वाले कितने ज्यादा रिच है, विच मीन्स वो उसके साथ एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता जरूर निभा सकती है। फिर बाद में जब यहाँ से नैन्सी जा रही थी तब शिया उसके घर जाने का इंसिस्ट करती है, बट नैन्सी बहाने मार के जल्दी चली जाती है। लेकिन फिर भी वो दोनों सेम एरिया में एंड अप हो जाते हैं जहाँ पर शिया को लगता है कि पीछे वाला विलन नैन्सी का। तब वो उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर उसे बताते हुए बस वहाँ से चली जाती कि वो उसका घर देखना चाहती है। घर के अंदर घुसकर वो घर की कंटिन्यूसली तारीफ कर रही होती है एंड यहाँ पर तो नैन्सी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। इतने में यहाँ पर वो उस घर के ओनर को आते हुए देखती है, जहाँ पर वो उसे भगाना शुरू कर देती है, बहाने मारते हुए कि उसका और उसकी मॉम का झगड़ा हुआ है, इसलिए उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगा कि बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो। एंड यहाँ पर वो एक्शन में वहाँ पर मेड का काम क्या करती है, जहाँ पर वहाँ की ओनर आकर उसे वो ड्रेस देती है, बिकॉज वो ड्रेस यहाँ पर उसकी बेटी को फिट नहीं आ रहा था और वो ना एक्सचेंजेबल है और ना ही रिफंडेबल, इसलिए वो यहाँ पर उसे वो ड्रेस गिफ्ट कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर काम खत्म होने के बाद वो उस ड्रेस को देखते देखते घर की आ जा रही थी कि इतने में यहाँ पर सामने से उसके डैड आ चलते हैं, एक ऐसे डैड जो कि पूरा दिन अल्कोहल में डूबे होते हैं, पूरा दिन गैम्बलिंग करते। इतनी महंगे ब्रांडेड ड्रेस को देख कर वो कहने लग जाते कि अरे वाह तुम्हारे पास तो बहुत पैसे, थोड़े पैसे मुझे भी दे दो, मैं भी खर्च करना चाहता हूँ। एंड वो यहाँ पर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते। इनफैक्ट यहाँ पर वो नैन्सी को मारने भी वाले थे, लेकिन तब वहाँ पर जेनी आकर उसकी मदद करती है और तो वो उसके डैड को इतना पीटती कि वो वहाँ से चले जाते। जेनी नैन्सी से रिश्ता पूछती है तब नैनी डिनाई कर देती है कि वो उसके डैड नहीं है और वो गुस्सा हो जाती है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जेनी नैन्सी को उसका पर्सनल स्पेस देते हुए वहाँ से चली जाता है। नैन्सी यहाँ पर घबरा रही थी कि कहीं जेनी यहाँ पर क्लास में जाकर सभी को उसकी रियल आइडेंटिटी बताना दे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी नैन्सी आ जाती है एंड शिया यहाँ पर उसे घूमना शुरू कर देती है। नैन्सी को डाउट होता है कि कहीं शिया को कुछ पता ना चल गया। इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है, लेकिन जेनी के तुरंत आने के बाद वहाँ पर नैन्सी के डैड आकर नैन्सी को ढूंढना शुरू कर देते। सभी लोग सोचते कि आखिर इस शादी से डैड किसके, जो कि यहाँ पे आकर तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे। और जैसे ही अंकल नैन्सी का नाम लेते हैं किसी को बिलीव नहीं होता कि वो नैन्सी के डैड हो सकते हैं, बिकॉज नैन्सी ने यहाँ पर सभी को बताया होता है कि उसके मॉम डैड प्रेसिडेंट और सीईओ है, जो कि अब्रॉड की कंपनी में काम करते हैं और हफ्ते में बहुत कम बार उससे मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर नैन्सी को पकड़ लेते, जाकर यहाँ पर उसे जबरदस्ती इस क्लास से निकाल जाते, बिकॉज अंकल नहीं चाहते थे कि नैन्सी यहाँ पर अपने पैसे खर्च करे। वो चाहते थे कि वो जो भी अर्न करती वो आकर उन्हें दे और वो पैसे उड़ा सके, बिकॉज एजुकेशन यहाँ पर नैन्सी के लिए सबसे बकवास चीज़ है। तभी यहाँ पर नैन्सी के फ्रेंड्स उसे प्रोटेक्ट करते, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि वो एक पागल आदमी है जो कि यहाँ पर नैन्सी को हर्ट करने के लिए आया है। नैन्सी के डैड कहते थे कि तुम अपने डैड को बुली होते हुए देख रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर शिया कहने लगते थे कि चुप करो पागलबेवकूफ इंसान, यहाँ पर अभी नैन्सी की मम्मा आ जाएगी और देखना सभी के सामने पता चल जाएगा कि आखिर तुम हो कौन। और जब नैन्सी को पता चलता है कि वो बंगलो की लेडी आने वाली है तो वो समझ जाते कि उसकी पोल खुलने वाली है। एंड वहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर आंटी बताते कि मेरी बेटी तो इस क्लासरूम में नहीं है, वो क्लास ए में है और ऐसे भी मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर है, इस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ। और ये बात नैन्सी की तो वो मेरे घर पर काम करती है। ये सुनते ही यहाँ पर जैसे शिया को उसकी सच्चाई पता चलती है वो उसे इनह्यूमनली ट्रीट करना शुरू कर देती है, ऐसे यहाँ पर वो उसे जानती ना हो, कभी वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती ना हो एंड यहाँ पर वो उसे बुली कर रही होती है। उस समय यहाँ पर नैन्सी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तब वहाँ पर आती है जेनी जो उसे समझाती है कि आई होप अब तो तुम्हें यहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। नैन्सी बोलती कि गलती, मैंने क्या गलती की, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक इजी रास्ता चूज कर रही थी ऊपर जाने के लिए। तब जेनी उसे बता रही होती है कि ये कैसा इजी रास्ता है जहाँ पर तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर एक मोड पर झूठ बोलना पड़ रहा है और तुम अपनी लाइफ को खुलेआम जी भी नहीं पा रही हो, ऐसे भी यहाँ पर कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला। तब नैन्सी उसे बोलती कि ऐसे कैसे नहीं आएगा, अगर मेरे रिच फ्रेंड्स हैं तो मैं भी रिच बन जाऊंगी। पर जेनी उसे समझाती है कि देखो एक मतलबी की फ्रेंडशिप करना उसे फ्रेंडशिप नहीं कहते, वो सिर्फ नाम की फ्रेंडशिप होती है। जैसे तुम्हारी और शिया की देख लो, शिया को जैसे पता चला कि तुम लो बैकग्राउंड से हो वैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया,
लेकिन अगर इसके बदले तुम्हारी रियल फ्रेंड होती तो वो तुम्हारा साथ एक बेगर होने पर भी कभी नहीं छोड़ती। तब यहाँ पर नैन्सी को रियल लाइफ का मीनिंग समझ आता और उसे समझ भी आ जाता है कि झूठ बोल का कोई मतलब नहीं और एक घमंड रखकर भी कोई मतलब नहीं है। एंड वो सभी लोगों को बैठने के लिए कहती है। शिया कहती है कि क्या कहा, ये हमारे साथ बैठकर पढ़ेगी, मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहती। जेनी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी शिया, तुम इस क्लास की स्टूडेंट हो, ना कि प्रोफेसर या प्रिंसिपल, जहाँ पर मुझे तुमसे परमिशन मांगनी पड़ेगी कि मेरी क्लास में कौन बैठ सकता है। जिसके बाद में तो यहाँ पर शिया को बहुत मिर्ची लगने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर उसके डैड उसका ड्रामा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जेनी तो उन्हें बड़े अच्छे से सबक सिखाती है। एंड तभी यहाँ पर नैन्सी को बिलीव नहीं हो रहा था कि जो टीचर के वो अगेंस्ट थी वही टीचर आज यहाँ पर उसकी इतनी हेल्प करे, वो भी पर्सनल बेसिस पर। एंड यहाँ पर नैन्सी की लाइफ अभी से चेंज होना शुरू हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर जिन और साथ ही साथ जैंग दोनों यहाँ पर एक रियल फ्रेंडशिप का हाथ नैन्सी की ओर बढ़ाते और उसे प्रॉमिस करते हुए कि यहाँ पर वो भी किसी को कभी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग जज नहीं करेगी, भले आगे जाकर वो कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, और ना ही कभी वो लोग यहाँ पर किसी को मिसट्रीट करेंगे। और यहाँ से होती है उनकी रियल फ्रेंडशिप की शुरुआत। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर शिया सोच रही होती कि लगता है टीचर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, मुझे मेरा पूरा ब्रेन यूज करना पड़ेगा और इन्हें सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शिया को, जो कि यहाँ पर घर की ओर जा रही थी और घर के बाहर यहाँ पर वो देखती है अपने फियांसे को किसी और वुमन को बुके गिफ्ट करते हुए और उसे बड़े लविंगली हक करते हुए। तभी यहाँ पर वो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, ये कहते कि तुम यहाँ पर डबल डेट कर रहे हो। उसका फियांसे क्लियरली कह देते कि देखो, हमारी शादी यहाँ पर हमारे घर वालों ने फिक्स करवाई है, प्रीवियसली मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम में इंटरेस्ट 0% का भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चले जाता है, जिससे वो यहाँ पर सालों से डेट करता आ रहा है। शिया सोचते कोई बात नहीं, घर जाकर बताऊंगा, घर वाले इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उसके घर का सीन, जहाँ पर वो घर पर जैसी ही जाती है वो अपनी छोटी बहन को देखती है। उस समय यहाँ पर उसकी छोटी बहन को उसके पेरेंट्स ने एक ब्यूटीफुल सा बैग दिलाया था, जहाँ पर शिया भी उसकी तारीफ करती है और उसे अप्रिशिएट करती है। तो उसकी छोटी बहन वो बैग उसे देने लगती है। शिया मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे दे रही थी और उसे की बहन जानबूझकर उस बैग को गिरा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती कि ऐसे यहाँ पर शिया ने जेलसी के मारे उस बैग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो। एंड तब वो यहाँ पर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती कि क्या करे, मैं एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ ना, इसलिए कोई मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करता। एंड यहाँ पर शिया अपनी बहन के इस मूव को बहुत अच्छे से जानती कि किस तरीके से वो उसके पेरेंट्स को दिन ब दिन उससे दूर करती जा रही है, उसे छीनती जा रही है। शिया के मॉम बनाकर उसे चिल्लाते एंड उसकी छोटी बहन से माफ़ी मांगने के लिए कहते। पर दूसरे यहाँ पर शिया जब उन्हें अपने फियांसे के बारे में बताती है तो उनका रिस्पॉन्स एक ही था कि गलती यहाँ पर तुम्हारी है, सिर्फ तुमने उसे इनफ लव नहीं दिया होगा, तुम कैपेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता खुद निकालना होगा उसे वापस यहाँ पर शादी के लिए मनाने के लिए। जब यहाँ पर जनी घर की ओर जा रही थी तभी यहाँ पर उसका पीछा नैन्सी कर रही थी, बिकॉज नैन्सी चाहती थी कि वो जनी के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करे। जनी उसे कहती कि क्या तुम श्योर है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अपने लिए इनफ हूँ। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान रास्ते पर जाता है, जहाँ पर एक कॉन्सोर से हॉर्न मार रही थी, बिकॉज यहाँ पर शिया बिना देखे क्रॉस कर रही थी। जनी जाकर यहाँ पर तुरंत ही उसे बचा दी एंड शिया उस पर चिल्लाती कि मुझे मरने क्यों नहीं दिया। ये सुनती जनी उसे जोर का थप्पड़ लगाती है कि मरना एक कावड़ी वाला थिंग है जो कि तुम फिलहाल यहाँ पर कर रही हो और किस रीजन की वजह से। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि उसे तो लगा था कि यहाँ पर अगर वो अपने पेरेंट्स की सभी बातों को मान लेगी, उनके अकॉर्डिंग वर्क करेगी तो उसके पेरेंट्स उसे ज़रूर लव करेंगे, भले यहाँ पर वो किसी अनजान इंसान के साथ शादी करना क्यों ना हो। उसे वही सब कुछ किया जो सब कुछ उसके पेरेंट्स को ऐसा लगे कि वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करे, बट नहीं, इन दी एंड सब कुछ घुमा फिरा कर सारी गलती यहाँ पर शिया की निकलती, इसलिए वो यहाँ पर इस लाइफ को जीना नहीं चाहती। बट यहाँ पर जेनी उसे चीज़ें समझाती है कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है जो तुम यहाँ पर मरने की बात कर रही हो। एंड बाद में वो उसे शांति से घर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद उसके साथ घर जाने का वादा करती है। और यहाँ पर होती है उसकी छोटी बहन, जो कि घर पर यहाँ पर सभी को प्रोवोक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे यहाँ पर शिया घर पर आती है वो सभी लोग यहाँ पर शिया को एक बदतमीज लड़की बुलाना शुरू कर देते। एंड यहाँ पर होती है जनी, जो कि शिया की साइड लेती है और उस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। शिया को यहाँ पर मोटिवेट करती है ताकि वो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले सके, और वो अपने पेरेंट्स से क्लियरली कह देती है कि वो उस इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जिस इंसान के पास ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो उसे लव भी तो नहीं करती है। तभी यहाँ पर उसके पेरेंट्स की एक ही चीज़ थी कि वो शादी हो करेगी,
बिकॉज ऑलरेडी हमारे घर से रिश्ता फिक्स हो चुका है। जेनी कहती कि देखिए, ऐसे भी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, क्यों ना अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ वो शादी फिक्स कर दीजिए। बट यहाँ पर वो अडॉप्टेड डॉटर नाटक करना शुरू कर देती, एकदम इनोसेंट सी बन जाती। आंटी मना कर देती, ये कहते कि हमारे जाने के बाद मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि श्रेया उसके साथ शादी कर ले, उसे यहाँ पर खाने पीने की चिंता या कपड़ों की चिंता बिल्कुल नहीं होगी, एंड सब कुछ हम यहाँ पर नाम करने वाले हैं हमारी अडॉप्टिव डॉटर के, जहाँ पे वो आगे की लाइफ को भी आराम से जी सकती है। ये सुनते यहाँ पर जाने कहते कि इतना पार्शलिटी आपने दोनों डॉटर्स के बीच में पहली बार देख रहे हो। एंड तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में आंटी का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पर उस किडनी को डोनेट करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अडॉप्टेड डॉटर ही होती है। इस वजह से वो लोग यहाँ पर उसे इतना प्रायोरिटाइज करते आ रहे। जेनी जाकर यहाँ पर उसके पल्सेस को चेक करते और उसके पल्सेस एकदम नॉर्मल थे। उससे वो समझ जाते कि लड़के तो यहाँ पर कम्प्लीटली झूठ बोल रही है, इसकी दोनों किडनी सेम है और प्रॉपर है, तो वो यहाँ पर इसे डोनेशन किसी और से करवाया होगा और नाम यहाँ पर अपना लगाया होगा, बिकॉज उसे पता चल गया होगा ये फैमिली बहुत रिच है और वो उन्हें लूट सकती है। यही बात यहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करती, बट अंकल आंटी को बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मेडिकल के रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल के बिल्स, सब कुछ यहाँ पर तो कुछ और ही कह रहे होते। जेनी बोलते कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक फेक बिल या रिपोर्ट निकलवा कर दे सकती हूँ, ज़्यादा टाइम या पैसे नहीं लगते। एंड तब यहाँ पर श्रेया को गुस्सा आ जाता है कि बिकॉज इतने सालों से यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को डिसाइव करते हुए आ रही है। तब यहाँ पर जब वो झगड़ने वाली थी, जेनी जोर से उसे थप्पड़ मार कर दे देती है। ये कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अगर ज़्यादा ही तुम्हें नाटक है तो हम जाकर यहाँ पर मेरे पर्सनल हॉस्पिटल में तुम्हारा चेकअप करवा लेते। ये सुनते हुए अडॉप्टिव डॉटर डरने लग जाती है। एंड वही दूसरा बात में यहाँ पर अंकल आंटी उसे उसके स्कार के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो मार्क जो कि यहाँ पर ऑपरेशन के बाद लाइफ टाइम के लिए किसी बॉडी पर रह जाता है, लेकिन तब यहाँ पर वो बहाने मारते कि वो टाइम के साथ साथ हील हो चुका है। और यहाँ पर जेनी उन्हें समझा रहे थे कि आप लोग इतने पढ़े लिखे थे और इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, जहाँ पर मुझे इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तब अंकल आंटी को रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी बेटी को आज यहाँ पर खोने के लिए चले थे। जेनी यहाँ पर सारी बातें बताने लग जाती और वो लोग उस अडॉप्टिव डॉटर के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर देते। और यहाँ पर वो लोग श्रेया से माफ़ी मांग रहे थे। श्रेया बस यही चाहती थी कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को खुश देखे और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर समझ जाते कि वो अपनी खुद की खुशी के लिए, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी बेटी की खुशी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वो शादी को तोड़ने का वादा करते, ये कहते कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जो भी कुछ, और हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। एंड वो लोग यहाँ पर प्रोफेसर जेनी को बहुत आगे बोलते, बिकॉज आज अगर यहाँ पर जेनी नहीं आई होती तो उनके बीच का ये सबसे बड़ा फैमिली डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाता। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो श्रेया के घर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर श्रेया तो क्लासरूम में फ्लावर्स लेकर आती है जेनी के लिए, उसे पर्सनली सॉरी एंड थैंक यू दोनों बोलने के लिए। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करती है एंड अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए उन सभी से प्रॉमिस भी करती है कि अब वो पहली वाली श्रेया बिल्कुल नहीं रहेगी और बदल कर जरूर दिखाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जेनी क्लास की शुरुआत करने वाली थी, वैसे यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है जिसका नाम डेजी होता है। एंड असल में डेजी यहाँ पर उसकी यंगर सिस्टर थी और जेनी को पता तो था कि इस कैरेक्टर की एक सिस्टर भी है, बट यहाँ पर वो कैसी है वो उसी बात ढंग से पता नहीं होती। उसकी सिस्टर डेजी आकर बता रही होती कि डैड यहाँ पर बहुत बीमार है और वो बहुत सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में है, जहाँ पर वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर जेनी जाने के लिए रेडी तो हो जाती है, पर उसे ऑलरेडी यहाँ पर वाइब्स आ चुकी थी कि ज़रूर कुछ तो ऑफ है। व्हाट इफ ये दोनों यहाँ पर काइंड टाइप ऑफ पर्सन नहीं हुए क्लिक। और जैसे यहाँ पर उस कमरे के अंदर जाती है, वैसे यहाँ पर कुछ फास्ट फूड को नोटिस करते हैं, समझ जाते कि जो इंसान डेथ बेड पर हो वो बाहर का कचरे जैसा खाना कैसे खाना अफोर्ड कर सकता है, वो खाने तो डाइजेस्ट भी नहीं होते। और वो समझ जाते कि ये सब कुछ ट्रैप है उसे फंसाने का। अब बेस्ट किस चीज़ के लिए वो चीज़ पता करनी होती है। तब यहाँ पर अंकल बड़े उससे प्यार से बात करते हैं एंड अपनी आखिरी इच्छा को जाहिर करते हुए बता रहे थे कि वो चाहते हैं कि जेनी यहाँ पर शादी कर ले मिस्टर शेन से। जेनी कहते कि जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर शेन तो यहाँ पर 7 साल के बड़े इंसान है और अब चाहते कि मैं यहाँ पर इस इंसान से शादी करूँ जो कि यहाँ पर मेरे डैड की उम्र के। तब अंकल कह रहे थे कि बात को समझो, वो हमें ज़मीन देना चाहते हैं। अब वो समझ जाते कि लोग जानबूझकर उसे फंसा रहे, तो वो वहाँ से जाने लगती है और अंकल की हालत तुरंत ठीक हो जाती है। वो जाने से कहते कि मैं भी देखता कि आखिर तुम यहाँ से कैसे जाती हो। एंड वो बीच में आकर खड़े ही हो जाते, जिसके बाद में वो गार्ड्स को बुलाते
और जेनी तो बस यहाँ पर कारपेट को फ्लिप करती, सभी कार्ड्स गिर जाते और वो उनसे कहने लग जाती कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पर वो नहीं करूँगी जो तुम मुझे कहोगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर चली जाते हैं। यहाँ पर अपनी बेटी डेज़ी से बात करते हुए अंकल को पता चलता है कि जेनी की वीकनेस यहाँ पर उसके स्टूडेंट है और फिर वो लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जेनी स्कूल में आती है तब यहाँ पर उससे शिया के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर एक पर्सन आए हैं जो कि एक पेंटिंग को परचेस करना चाहते थे, पर उस पेंटिंग के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पर वो लियो पर बहुत चिल्ला रहे हैं। जेनी तुरंत चले जाते हैं। वो यहाँ पर उसके डैड और उसकी सिस्टर डेज़ी होती है जो कि जानबूझकर तमाशा खड़ा कर रहे थे। एंड इसके बाद में जेनी कहती कि इसमें क्या हुआ, मैं इस पेंटिंग को दोबारा से बना लूँगी। और तब यहाँ पर उस पेंटिंग को लेकर बैट लगने लग जाती है कि जेनी अगर पेंटिंग को नहीं बना पाई तो फिर उसे यहाँ पर उनके साथ घर पर चलना होगा, इस जॉब को छोड़ना होगा और मिस्टर शेन के साथ में शादी करना होगा। ये सुनते ही यहाँ पर सभी स्टूडेंट अगेंस्ट हो जाते बिकॉज उन्हें भी पता होता है कि मिस्टर शेन यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जिनके साथ उनकी इतनी यंग टीचर शादी कैसे कर सकती है। पर अंकल का डिसीजन रहता है। फिर जेनी भी यहाँ पर कहती कि ठीक है, अगर मैं जीती तो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होगी। वो लोग यहाँ पर जेनी से बहुत रिक्वेस्ट करते कि जेनी इतने डिफिकल्ट बेट को एक्सेप्ट ना करे, बट वो सभी से कहते कि तुम सब बस मुझ पर विश्वास रखो। एंड फिर सभी के जाने के बाद वो यहाँ पर जिन के कानों में कुछ तो विस्पर करती है, जिन उसकी बातों को मानते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी विंडो की तरफ देख रही थी कि जेनी चीटिंग भी करती है या फिर नहीं। जेनी तो यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर बैठती है और पेंटिंग की शुरुआत कर देती है। सभी के सभी स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर उसके डैड और डेज़ी बाहर खड़े थे। जेनी यहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर डेज़ी को फिक्र होती है। वो अपने डैड से कहती है कि कहीं सचमुच उसने अच्छी पेंटिंग बना ली तो फिर हम क्या करेंगे। अंकल कहते कि टेंशन मत लो बेटा, ये सिर्फ सभी के सामने यहाँ पर नाटक करिए, इससे रियल पेंटिंग बनानी बिल्कुल नहीं आती। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर जेनी खुद बाहर आती है, जहाँ पर अंकल को लग रहा होता है कि वो अपनी हार एक्सेप्ट करे, लेकिन वो उस पेंटिंग को बताती जिसे देखती अंकल के और डेज़ी के होश उड़ जाते और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते। जेनी बोलती कि बेड को भूलिए मत और वो उनके पास जैसी आने लग जाती। दोनों के दोनों डर के मारे तो वहाँ से भाग ही जाते, ऐसे इफ यहाँ पर जेनी उन्हें बहुत पिटने वाली हो। वही दोस्तों यहाँ पर अंकल और डेज़ी को देखते जो कि वहाँ से जा रहे थे, इनको इंसिडेंटली मिस्टर शेन उन्हें वहीं पर मिल जाते, जहाँ पर वो सीधा शादी की बात करना शुरू कर देते। अब यहाँ पर डेज़ी की डैड एकदम ही डेल्यू वाले एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ यहाँ पर मिस्टर शेन से प्रॉमिसेस करना शुरू कर देते कि शादी तो पक्का होकर रहेगी। मिस्टर शेन कहते कि ज़रूर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। उनके वहाँ से जाने के बाद अंकल अब सोचने लग जाते कि लगता है यहाँ पर जाने की ज़बरदस्ती हाथ बांध कर शादी करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर रात हो रही होती है, जहाँ पर जेनी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उस कॉल पर यहाँ पर उसे लियो की दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह हैरान होती है और किडनैपर यहाँ पर उसे लोकेशन पर बुलाने लग जाता है। लियो जेनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जेनी चाहती नहीं है एंड ये सब कुछ करवाने वाली यहाँ पर डेज़ी होती है। सभी गुंडे एक साथ आते भी है उसे मारने के लिए, लेकिन डेज़ी सभी को सबक सिखाती है। बट यहाँ पर वो लोग उसे एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डेज़ी खुद के सेंसेस में होती है, बट यहाँ पर जेनी बिल्कुल नहीं। एंड तब यहाँ पर वो लोग तो लियो को भी बेहोश कर देते, ये कहते कि तो शादी तो फिलहाल यहाँ पर पक्का होकर रहेगी। डेज़ी को तो पता नहीं था कि जेनी इतनी स्ट्रांग निकलेगी कि वो बॉडीगार्ड से निपट जाएगी। वो तो यहाँ पर उन मेडिसिन को थैंक यू बोल रही होती है जिनकी वजह से यहाँ पर जेनी बेहोश हुई है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि यहाँ पर क्लासरूम में वैसे दौड़ कर आता है उन सभी स्टूडेंट्स की मदद लेने के लिए। वो आते यहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि वो लोग जेनी को जबरदस्ती लेकर जा चुके। अब वो कहाँ वो उन्हें नहीं पता, बट वो लोग कोई तो एक ऑडिटोरियम और वेडिंग लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर वो उस होटल का नाम बताता है। सभी लोग यहाँ सब एक साथ प्रिपेयर हो जाते बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनके टीचर के साथ में इनजस्टिस हो, वो टीचर जिन्होंने हर एक मोड पर उन्हें जस्टिस दिलाया है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उससे तो वेडिंग ड्रेस भी पहना दिया होता है, रेडी भी करवा दिया होता है इस शादी के लिए, जो शादी यहाँ पर जेनी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। डेज़ी बोलती कि जैसा कहने के लिए कर रहे बस वैसा करो, वरना यहाँ पर सचमुच तुम्हारी लाश पूरे जमीन के अंदर से मिलेगी। इतने में वहाँ पर शन आ जाता है एंड कहता है कि आखिर ये ड्रंक पर्सन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर डेज़ी के डैड और डेज़ी मिस्टर शन को समझाते कि अभी जैसे भी बिहेव करे इससे क्या फर्क पड़ता है, शादी कंप्लीट होने से मतलब है। ऐसे भी उनका मेन मोटिव वही था। जेनी अपनी पूरी कोशिश करती कि वो वहाँ से भाग सके, बट यहाँ पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी होती नहीं है कि वो उनसे फाइट बैक कर सके, और ऐसा कर कर वो लोग उसे मेन हॉल में लेकर आ जाते, जहाँ पर शन उसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था। और जेनी
खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। शेर को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि ढंग से चुपचाप वॉक कर मेरे साथ ऊपर चलो, वरना तुम्हारी लाइफ हेल बना कर रख दूंगा। एंड यहाँ पर जेनी उसकी बातें सुनने के लिए रहती बिल्कुल नहीं थी। गुस्से में आकर शन यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मारने वाला था, पर तब यहाँ पर हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो कि एक साथ वहाँ पर आ जाते। मिस्टर शंग तो खुश हो जाते कि मिस्टर मैंग यहाँ पर उनकी शादी पर आए, बट मैंग यहाँ पर बताने लग जाते कि हम आपकी शादी के लिए, हम यहाँ पर स्पेशली हमारी प्रोफेसर जेनी के लिए आए हैं। जेनी को यहाँ पर खुशी होती बिकॉज यहाँ पर सबके अच्छे कर्मों का फल आगे जाकर उन्हें जरूर मिलता है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, और यही चीज़ यहाँ पर सभी को समझ आती है। तब यहाँ पर मिस्टर मैंग अपने सारे इन्वेस्टमेंट शैन की कंपनी से निकाल देते हैं। शैन सारा का सारा ब्लेम डेज़ी और उसके डैड पर डालने लग जाता है, और नील डाउन करते हुए जनी से यहाँ पर बहुत माफ़ी मांगते हुए जनी उसे माफ़ नहीं करती बिकॉज शैन को भी समझ आ चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती करने की कोशिश की है। पर दूसरे यहाँ पर अंकल को लग रहा था कि वो जनी के डैड है, इसलिए जनी उनके साथ कुछ नहीं करेगी, बट नहीं, इक्वल सजा तो यहाँ पर अंकल और डीसी को भी भुगतनी पड़ती है, जहाँ पर फोर्स मैनेज के थ्रू उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड हमें यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा सीन जहाँ पर सभी के सभी क्लास स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका था। वो सभी बच्चे यहाँ पर अपने रिजल्ट्स को देखकर बहुत सेटिस्फाई थे, इवन उनके पेरेंट्स भी, बिकॉज उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनके स्कोर्स इतने अच्छे निकलेंगे। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती बिकॉज यहाँ पर प्रिंसिपल आकर जन को बता रहे थे कि एक न्यू स्टूडेंट उनकी अपकमिंग क्लास को ज्वाइन करने वाला है, जो कि चाइना का रिचेस्ट पर्सन का बेटा है और पढ़ने में एकदम नालायक है। अब जेनी को पता होता है कि वो टीचर है और उसकी ये जर्नी कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश एंड सेटिस्फाइड है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।